नमस्कार स्टूडेंट। आज आपके भौतिक विज्ञान की परीक्षा थी 12th क्लास के राजस्थान बोर्ड के। उसका ये पेपर है। आज अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बिंदु आवेश को केंद्र मानकर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान फाई है। यदि इस पृष्ठ की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान होगा। पहली बात तो फाई का मान होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं करता, इसलिए फाई का मान क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, फाई, यानी जो पहले था वही बाद में रहेगा। ठीक है, वैसे इंग्लिश मीडियम में भी है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है। तो इसका सही आंसर है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। उसके बाद अगला टॉपिक है अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता सूत्र होता है RA/L, और तो जो सूत्र है आर का होता है ओम, और एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ओम इंटू मीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, से ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखा रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था का मतलब R1/R2 = R3/R4। अपने R1 को 30 ओम को R1 मान रखा है, इसको अपने R3 को ये मान लिया, इसको R4 मान लिया, इसको R5। तो इसमें वैल्यूज पुट करी, सॉल्व किया, तो आपका एस का मान कितना है इसमें, 6 ओम, यानी आपका सही आंसर है दे। अगला क्वेश्चन देखना, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो कण का जो पथ होगा वो वृत्ताकार होगा। अगर किसी कोण से करेगा तो वो होता है कुंडलिनी, लेकिन यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, वृत्ताकार यानी सर्कुलर। नंबर 6 है आपका, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण कौन सा होता है, ट्रांसफॉर्मर होता है, यानी ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत होता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो अन्योन्य प्रेरण पे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर। आपके विस्थापन धारा का सूत्र ये ε0 dφE/dt, यह आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी प्रकाशिक उपकरण का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या रहेगा। देखो इस परिस्थिति में क्या माना जाएगा, m बराबर होता है I/O। अगर ऋणात्मक है तो दोनों में से एक माइनस होना चाहिए, यानी प्रतिबिंब आपका माइनस होना चाहिए, ऑब्जेक्ट आपका प्लस हो जाएगा। तो क्योंकि ऊपर की तरफ बनता है तो वो नीचे की तरफ बनना चाहिए, तो I/O, इसका मतलब एक ऊपर एक नीचे बनना चाहिए। तो अगर अपन इसके लिए देखें तो ये कौन सा होगा, वास्तविक तो होगा और उल्टा होगा। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य M0 और ME है, नेत्रिका की आवर्धन क्षमता है। तो सूक्ष्मदर्शी कुल आवर्धनता दोनों आपस में गुणा हो जाती है, तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है, अध्रुवित होता है भाई, है ना, इसके बाद इसको पोलराइड से ध्रुवित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 6, किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा 1.8 इलेक्ट्रॉन है, तो निरोधी विभव का मान क्या होगा। देखो निरोधी विभव का मान निकालने के लिए सूत्र है V0 = KE/E। तो के का मान आपको दे रखा है 1.8 इलेक्ट्रिक वोल्ट अपॉन ई से ई कट गया तो कितना बचा, 1.8। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपसे कि फोटोन का संवेग क्या होता है, तो h/λ होता है। ये सिंपल डायरेक्ट आपके फोटोन के गुणधर्मों में से लिया गया क्वेश्चन है। संगत प्रचाल के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान का मतलब b बहुत दूर हो, तो आपका जो थीटा है वो क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है भाई, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की पहली उत्तेजित अवस्था में आवश्यक उत्तेजन की ऊर्जा होती है 10.2 होती है। कैसे होती है भाई, देखो ग्राउंड स्टेट होती है, यानी उसकी निम्नतम अवस्था होती है, उसमें -13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट होता है। अब अगर E1 की बात जब प्रथम की बात करेंगे तो इसका सूत्र होता है -13.6/n²। n की वैल्यू 2 हो गई। ये जो प्रथम उत्तेजित अवस्था की बात करते हैं ना तो n बराबर 2 होता है ना। ग्राउंड की बात करते हैं तो n बराबर 1 होता है, तो n बराबर 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट। अब इसमें जब फॉर्मूला रखेंगे तो अब भाई प्रथम में से ग्राउंड में हटाना पड़ेगा, तो -3.4 में से फिर माइनस किया, कितना माइनस किया, -13.6, तो इसको प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10.2। अगला क्वेश्चन है कि वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं उसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं भाई। सिंपल क्वेश्चन है। अकार्बनिक अर्धचालकों का उदाहरण है CDS होता है इसमें, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा बाहर होती है भाई, आउटवर्ड। अंग्रेजी हिंदी में ना दोनों में लिखा रखा है। इकाई विद्युत क्षेत्र पर लगने वाले इलेक्ट्रॉनों का अपवाहवेग को गतिशीलता बोलते हैं भाई, ठीक है। ये वो μ = VD/E है। 1 किलोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए श्रेणी क्रम में क्या लगाया जाता है, उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है, यानी हाई एन, है ना। हाई बोलोगे, किसी ने मैक्सिमम लिखा हो तो भी सही होता है।
किसी पदार्थ प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या बोलते हैं? चुंबकन तीव्रता, अंग्रेजी में मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? 0 होता है भाई, 0 होता है। ठीक है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण है तो देखो भाई आपके जो त्रिभुज वो जो आपके मतलब वक्रता होगी वो माइनस में होगी त्रिज्या, तो -r/2 हो जाएगा, तो -12 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी अवरोध के किनारों द्वारा तरंगों का मार्ग मुड़ने को क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको डिफ्रेक्शन बोलते हैं भैया ना। तो आपका ये डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र H/ev की फॉर्म में ये होता है 2me, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और फिर v है, ध्यान रखना है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि हाइड्रोजन परमाणु प्रथम कक्षा की त्रिज्या ये दे रखी हो, तो ये बोर त्रिज्या से संबंधित सवाल है आपका। दूसरी कक्षा में त्रिज्या क्या होगी? तो 2.11 हो। कैसे निकाला? देखो r1 की वैल्यू आपको ये दी हुई होती है, क्योंकि इसका सूत्र होता है बोर त्रिज्या गुणा n का स्क्वायर। तो n की वैल्यू अगर 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 में तो आंसर आ जाएगा 2.11 × 10⁻²। अब द्रव्य अर्धचालक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं है ना। कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं, पी टाइप और। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का देखो, ये पहला सवाल है कि एकल धनावेश है Q जिसका 0 से बड़ा हो, मतलब धनावेश है, तो समभुज पृष्ठ बनेगा भाई इस तरीके से। ठीक है। अगला है ओम के नियम अनुसार, तो आपका V समानुपाती I के लिए ये बनेगा। अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से कम आकर्षित होते हैं, उनको ही बोलते हैं। स्वयंप्रेरक जड़त्व क्यों कहा जाता है कि भाई इसमें धारा का मान अधिक समय तक ठहरता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्वयंप्रेरक। और इसमें माइनस भी आता है, सूत्र भी पढ़ा होगा आपने, L माइनस समथिंग ऐसा कुछ करके। इसका मतलब इसमें लंबे समय तक क्या ठहरती है? धारा ठहरती है, इसलिए बोला जाता है इसको। कला संबंध स्रोत को परिभाषित, जिसकी आवर्ती आयाम कला समान हो, वो सब क्या होते हैं? कला संबंध स्रोत यानी कोरेंट सोर्सेज होते हैं। मैं लिख रखा है इसके अंदर। देहली आवर्ती परिभाषा पता है कि वह आवर्ती जिसके अधिक मान पर किसी भी धातु से क्या निकाल सके अपन? इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके। लेकिन देहली आवर्ती पर नहीं होता, देहली आवर्ती से अधिक मान पर होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? देहली आवर्ती। आयनन ऊर्जा होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, उसी को बोलते हैं आयनन ऊर्जा। उसके बाद आइंस्टीन का है E = mc², ये द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध हो गया आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, ये कह रहा है कि 6 माइक्रोफेराडे के धारिता के 3 संधारित्र हैं और तीनों किसमें जुड़े हुए हैं? आपके तीनों पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसके तुल्य धारिता पूछ रहा है ये आपसे। तो हमने देखो इसको यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, तीनों को जोड़ दिया तो इसका फॉर्मूला होता है C1 + C2 + C3, तो 18 माइक्रोफेराड इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। विद्युत वाहक बल तो वो बल होता है भाई, वो विद्युत विभवांतर होता है सेल के सिरों के मध्य जब उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो। आंतरिक वह होता है कि भाई उसके अंदर, आप सब जानते हो बहुत अच्छे से कि जो सेल होता है उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है, यानी विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। उसमें आयन्स को रोकने के लिए जो प्रतिरोध होता है उसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं के दो गुण, भाई एक तो लूप बनाती हैं, एक ये एक दूसरे क्रॉस नहीं करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, प्रत्यावर्ती धारा का जनित्र का डायग्राम। देखो अब मैंने जनित्र, यहाँ मैंने वो 2 बिंदु भी लिख रखे हैं आपके, देखो, और ये जनित्र का ये वाला डायग्राम आपको बनाना था इसमें। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 8 देखना, पूर्व से पश्चिम दिशा में 5 मीटर लंबा कोई सीधा क्षैतिज तार है जो 0.3 × 10⁻⁴ टेस्ला के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 2 मीटर/सेकंड की चाल से चल रहा है, तो तार के मध्य विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान ज्ञात कीजिए। देखो इसका सीधा सूत्र है BLV, B का मान दे रखा है, L का मान दे रखा है, V दे रखा है, और यहाँ पे आपका ये सिंपल इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपन। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किन्हीं 3 तरंगों के नाम। तो ये तरंगे बहुत अच्छे से रेडियो, इंफ्रारेड और यूवी रे हो सकती है। ठीक है। ये इंफ्रारेड को अवरक्त बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, ये कह रहा है कि किसी छोटी दूरबीन की आवर्धन क्षमता 9 और नली ट्यूब की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, तो दूरबीन के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखो हमने डेरिवेशन कर रखा है, कुल दूरी निकालने का सूत्र है F = F0 + FE। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, एक क्वेश्चन तो ये बन गया आपको। दूसरा सूत्र होता है मैग्नीफिकेशन का, M = F0/FE। दूसरा FM का मान दे रखा है तो 9, तो F0 का मान यहाँ से निकाला हमने, समीकरण 2 हो गई। समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रख दो तो अपने पास FE का मान आ गया, फिर उसमें रखो तो ये 90 सेंटीमीटर आपका F0 का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे जो है वो कहता है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तनांक हेतु स्नेल के नियम को व्युत्पन्न करो। तो देखो इसका इस तरीके से आपका डेरिवेशन होगा नोट्स में, ये मैंने कर रखा है डायरेक्ट। ठीक है। ये आपका स्नेल का नियम हो गया इसमें। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखो,
ये कह रहा है कि निम्न को परिभाषित करो। प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवण सिंपल परिभाषाएं हैं भाई, आप आराम से इसको देख लोगे, कहीं भी मिल जाएगा आपको नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 20 वोल्ट के बल्ब से 5 × 10⁻9 फोटोन प्रति सेकेंड उत्सर्जित होते हैं, तो प्रत्येक फोटोन की क्या करनी है आपको, ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देखो भाई सीधी बात है, इसके लिए सूत्र, इसका सोल्यूशन ये रहा, n बराबर P/E होता है, E बराबर P/N होता है। P का मान दे रखा है, N का मान दे रखा है, E का मान ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आप ये 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि डी ब्रोगली परिकल्पना में बोर क्वांटिमीकरण की द्वितीय अभिव्यक्ति की व्याख्या। भाई देखो ये कर रखी है इसमें, सरकमफेरेंस 2πr होता है बराबर n लैम्बडा होता है। 2π को उधर उठा के ले जाओ, n लैम्बडा इसको mv को इधर ले आओ उठा के, तो mv इक्वल्स टू NH/2π हो गया। तो हो गया ना, दूसरे अभिग्रहित की पुष्टि हो गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन सिंपल है, आपको पता है कि एक भारी नाभिक टूटकर 2 हल्के नाभिकों में बिखर जाता है, उसको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। इसका यूरेनियम वाला इसका उदाहरण लिखा होगा आपने। नाभिकीय संलयन का मतलब पता है कि 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं। और सन स्टार वाले में से भी आप इसकी क्या लिख सकते हो, वो जो आपकी डेफिनेशंस हैं वो लिख सकते हो भाई, उस एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ये आपको पता है कि विद्युत वो अक्ष, वो पूछा था आपसे विषुवत तल, विषुवत तल बोलते हैं निरक्ष को, ठीक है ना भाई। तो उस पर अपने क्या निकालना था, इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है ना। उस पर क्या निकालना था आपको, विद्युत क्षेत्र का ड्राइव का डेरिवेशन करना था। बहुत सिंपल है, और नहीं पता हो आपको तो हमारे वीडियोस में लेक्चर बना रखे हैं, उस पर आप देख लेना। गाउस के नियम का एक समान अनंत वो वाला अपना गाउस का अनुप्रयोग है, ये भी मैंने पूरा करवा रखा है आपको, उसमें आप देख लेना। 17वां क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से आपको करवा रखा है, दोनों ही करवा रखे हैं। ऐसे 18वां क्वेश्चन भी बहुत इजीली ये आपसे पूछा है, पूर्ण तरंग। देखो इसमें नाम नहीं दिया है, लेकिन देखो ये तरंग को पूरी उसमें बदल रहा है, D1 D2 D3 इस तरह का वर्क होता है, तो इसमें पूर्ण तरंग दृष्टकारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का पहला भाग तो आपने कर लिया होगा, IM/RMS सब पता है। IRMS जो होता है IM/√2 होता है, पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। इसका ये सेकंड पोर्शन है ना, इसका सॉल्यूशन मैंने देखो ये कर रखा है। इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी होगी, क्योंकि V और I का मान दे रखा है, V का मान ये दे रखा है, I का मान ये दे रखा है। इसको आप सिंपल ऐसे सॉल्व करोगे, यहाँ तक पहुँच जाओगे। और इसका अगला पोर्शन उसमें मैंने सॉल्व कर रखा है, देखो। फिर आपने P एवरेज निकालने के लिए P ये फॉर्मूला होता है, जो वैल्यू वहाँ से आई उसको यहाँ रख दिया हमने, इसको सिंप्लीफाई किया। इसका इंटीग्रेशन T होता है, इसका 0 होता है। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 400 वाट। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन ये वाला है, इसमें माध्य शक्ति का सीधा फॉर्मूला वो फाइंड करना था आपको, डेरिवेशन है, करना था इजीली। और दूसरा फॉर्मूला है Z = R² + XC - XL का होल स्क्वायर। अब 110 दे रखे हैं, ये तो हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो Z का मान डायरेक्ट R के बराबर हो जाएगा, यानी 24 इसका मान आ जाएगा। बहुत सिंपल ये इसका न्यूमेरिकल दिया हुआ है। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा। फिर आपसे ये मिरर फॉर्मूला पूछा है, इसने गोली दर्पण के लिए मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र पूछा है, और इधर लेंस मेकर सूत्र पूछा है। ये पार्श्विक विस्थापन क्या होता है सर, तो पार्श्विक विस्थापन देखो मैं बता सकता हूँ आपको कि इस तरीके से कोई ग्लास स्लैब है, ये आपके प्रैक्टिकल भी है, और यहाँ से कोई रे आती है, ये आपको क्या हो गया, एक किरण हो गई। तो अब यहाँ से माध्यम में घुसेगी तो इस तरीके से चली जाएगी, फिर यहाँ पर अपन एक अभिलंब डाल देंगे, फिर वापस निकलेगी तो ऐसे, और जब इसको आप सीधा निकालोगे तो ये किरण ऐसे जाएगी, इसका मतलब। और अब यहाँ पे इस तरीके से जा रही है, मानो आप ये इस तरीके से, तो ये जो विस्थापन हुआ है ना, ये वाला इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो ये बताना था आपको इसमें कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद।